चलिए एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस सर क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि सीटेट जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी को मद्देनजर रखते हुए हम 2011 से कब से 2011 से लेकर 2023 तक के जनवरी तक के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम 2011 से लेकर हम 2014 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। जनवरी तक आज ये 14 का ही क्वेश्चन है सितंबर माह के। तो दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा, क्या कि किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत मायने रखता है। तो हम अगर आपने प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखे तो पहले उनको जाके देखिए। वहाँ पे हम चाइल्ड डेवलपमेंट का पेडागोजी का क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के लगभग लगता है हमको 16 तक कर चुके हैं। क्या कहता है पेडागोजी का चाइल्ड डेवलपमेंट का। आज पर्यावरण का जो पीछे चल रहा है, इसमें से ये हमारा छठा वीडियो है पर्यावरण इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। ठीक है, तो स्टडीज शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल जैसा क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही प्रीवियस ईयर की वीडियो पाने के लिए, क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहता है कि देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है कि खेल जो हम खेलते हैं प्रकरण के शिक्षण में शिक्षार्थियों के अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगा। आपको सभी ऑप्शन अच्छा से पढ़ना है। देखिए पढ़िए। पहला कहता है विभिन्न खेलों के खेल कार्ड बनाना और उन्हें शिक्षार्थियों को दिखाना। दूसरा ऑप्शन देता है आपको कि विद्यार्थियों को भीतर और बाहर खेले जाने वाले विभिन्न खेलों के नाम याद करने के लिए कहना। ये दूसरा ऑप्शन में था। तीसरा ऑप्शन कहता है कि शिक्षार्थियों को टेलीविज़न पर खेल संबंधी कार्यक्रम को देखने और उस पर आधारित सामान्य परियोजना कार्य बनाने को कहना। या फिर ऑप्शन डी है आपका कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग खेल खिलाना। तो जो इसमें सबसे बेहतर तरीका है वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि शिक्षार्थियों को चाहिए कि उसको खेल के मैदान में ले जाए और उन्हें अलग अलग खेल सिखाया जाए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 62 नंबर आपका क्वेश्चन कहता है इसमें से क्या कहता है कि कक्षा तृतीय के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नीलिनी नीचे दी गई पद्धतियों का प्रयोग करती है। नीलिनी एक बच्ची का नाम है जो नीचे प्रयोग करती है। पहला कि पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाती है। दूसरा विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करके और संक्षेप में उसका वर्णन करती है। शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो देखिए ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि नलिनी किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपागम का प्रयोग कर रही है। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा कि बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं की पूरा करना है। देखिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। देखिए व्याख्या को दिया हुआ है कि कक्षा तृतीय के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी को उनके हमारे और पक्षियों के बीच के संबंध को चार्ट बनाकर समझाना और पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना आदि का प्रयोग करना उचित है, जिससे शिक्षार्थियों को पूर्ण रूप से समझाया जा सके। अब देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छा से। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। पहला है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। दूसरा वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। तीसरा वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। या फिर चौथा शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना। शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। दिखता है कि वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के ऊपर में दी गई गतिविधियों में कौन सबसे कम प्रभावी है। तो देखिए आपका ऑप्शन सी है। देखिए आपका ऑप्शन सी यानी 4 नंबर है, यानी शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। ऑप्शन 4 सही है। देखिए इसका जो वर्णन दिया हुआ है, देखिए वर्णन पढ़ लेते हैं। तो वर्णन दिया हुआ वर्णन कहता है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन को निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करना होगा। जैसे उन्हें शिक्षार्थियों को सबसे पहले यह बताना होगा कि वृक्ष का हमारे जीवन में कितना महत्व है तथा उनके बिना हमारा जीवन क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। दूसरा तथा साथ ही साथ उनके कुछ ऐसे चलचित्र पोस्टर आदि दिखाने होंगे जिससे उनके अंदर वृक्ष के प्रति एक संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न हो। लेकिन उन्हें कटी लकड़ियों का भंडार दिखाने पर उन पर कुछ ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना क्रियाकलाप में सबसे कम प्रभावी है। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आकर गहन जांच पड़ताल वाले कल्पकरण प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधारना करना है। तो याद रखिए ऑप्शन बी चिंतन कौशल को। किसको? चिंतन कौशल को ऑप्शन बी मारिएगा। देखिए कहता है कि आंचल का कक्षा में गहन पड़ताल जांच पड़ताल प्रश्न कल्प प्रश्न प्रतारण के प्रश्न और कल्पनापरक प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि वह अपने चिंतन कौशल में सुधार करना चाहती है। अर्थात आंचल एक जिज्ञासु छात्रा है जिसे अपने विषयों से संबंधित ज्ञान और उसमें प्रश्न करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अब देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने
के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण हो सकता है, याद रखिए, इसका जो मुख्य कारण है ऑप्शन डी है कि उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। क्या क्या कि प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया। देखिए इसका जो व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देखिए कहता है कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है, तो उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित उदाहरणों को नहीं समझ पाए। इसका मुख्य कारण था कि जब वह पाठ को पढ़ रही है तब वह शिक्षार्थियों का ध्यान पूर्ण रूप से पाठ पर केंद्रित नहीं कर सकी तथा उसे प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन करिएगा कि कक्षा 5 क्या कहता है, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य होता है। तो याद रखिएगा, जो इसका मुख्य उद्देश्य होता है, देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 5 की विद्यार्थी अध्ययन के पाठ पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन से आपका शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। क्या करें कि शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वह खोजें और सीखें चीज़ों को। देखिए 67 में क्वेश्चन कहता है EVS संक्षेपण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो याद रखिए EVS संक्षेपण जो इन्वायरमेंटल स्टडीज अर्थ में प्रयुक्त होता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिमाचल के मानचित्र में, किसका कहता है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है दिल्ली के किस दिशा में। तो याद रखिएगा, जो आपका कहता है राजधानी शिमला वो उत्तर पूर्व में है और उत्तर पश्चिम में आपका दिल्ली है, इससे मध्य प्रदेश भोपाल से। देखिए कहते हैं भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः दिल्ली के उत्तर पूर्व और पश्चिम में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है कि शिक्षक कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करें। आपका यही सही हो जाएगा। देखिए कहते हैं प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य शिक्षक कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उन्हें पूर्ण अज्ञान दे दे ताकि शिक्षार्थी बिना किसी डर के अपने सही प्रश्नों का हल पूछ सके। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ कहता है कि कोई डॉक्टर मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो यह है एनीमिया से। कैसे रोग होगा, एनीमिया। कहता है जब डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए दवाइयाँ देता है, लगता है कि साथ ही गुड़, आंवला और हरी सब्जी खाने चाहिए, तो वो मरीज एनीमिया से पीड़ित है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। तो याद रखिए वो ढंग है, देखिए ऑप्शन सी कहता है कि सेक कर तल कर भूनकर। देखिए खाना पकाने का तरीका है सेक कर तल कर भूनकर, इस तरीके से खाना पकाया जा सकता है। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब वो कि पानी तक न पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ें की गहराई के पेड़ की ऊंचाई में लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। यह पेड़ जो पाया जाता है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। आपका भी ऑप्शन सही है। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कहते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनना है आपको। तो यह देखिए माउंट एवरेस्ट के बारे में सही उत्तर आपका ये हो जाएगा कि यह नेपाल का भाग है और इसी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। देखिए माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है और इसकी चोटी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। यह प्रश्न तकनीकी रूप से गलत है क्योंकि दिए गए विकल्प में कोई एक विकल्प सही नहीं है। देखिए होता क्या कि कभी कभी जो एग्जामिनर है वो गलत दिया जाता है कि क्वेश्चन जो कि इन्वॉल्व होते रहता है। तो आपका इसमें याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो 809 नहीं होगा बल्कि 8,848 है। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कांसा ब्रांच दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। याद रखिए कांसा जो बना हुआ था मिश्र धातु जो बने होते हैं किसके, तांबा और टिन के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 72 नंबर, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वह कौन से हैं, चीलबाज और गिद्ध। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से प्रचलित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन सी शिक्षार्थी से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। देखिए अब 77 नंबर क्वेश्चन कहता है, 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीव जंतु पर आधारित पाठ को पढ़ने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का अवलोकन आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए और उसमें गांव के छात्र को अपने घर के विषय में लिखने के कहता है कि मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गाँव होना चाहिए। तो याद रखिएगा असम में। किस राज्य में, असम में होना होगा। देखिए कहता है असम में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा मौसम हमेशा आर्द्र बना रहता है, इसलिए यहाँ के घर बांसों के मजबूत से बने होते हैं। अब देखिए 79 क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है।
तो देखिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर। देखिए कहता है कि दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। कहता है पर्यावरण की कक्षा के रक्षात्मक आकलन का समुचित कार्य जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करनी है। अब अगला क्वेश्चन का निम्न में से पक्षियों में से कौन सी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो वह है उल्लू। कौन है? उल्लू। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदु पर, 8 बिंदु पर, 10 बिंदु पर, 4 बिंदु पर। तो ये जो आधारित होती है 6 बिंदु पर, किस पर होती है? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखा था ब्रेल लिपि नेत्रहीन को पढ़ने के लिए इससे स्पष्ट करके लिखने व पढ़ने का प्रयोग करते हैं। इसका 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। लुई ब्रेल ने इसे 12 बिंदुओं के स्थान पर 6 बिंदुओं का उपयोग करके 64 अक्षर चिन्ह वाली लिपि बनाई। यह 6 बिंदुओं पर ही आधारित है। देखो 82 नंबर क्वेश्चन का था आपका कि हमारे देश के नीचे देखे किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपिओका और नारियल के लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो वह है गोवा। देखा था गोवा के लोग अपने घर के आंगन में ही टेपिओका और नारियल जैसे खाने की चीज़ों को उगाते हैं। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन का था आपका कि कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी है गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। क्या हो सकता है? कि गहन जांचपरक और कल्पनापरक प्रश्न पूछना। देखिए कहता है कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को जिज्ञासा जागृत करने के लिए सबसे पहले ये देखें कि विद्यार्थियों की रुचि किस विषय में है और फिर विषय से संबंधित गहन जांचपरक की कल्पना प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए 84 नंबर क्वेश्चन का था कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार का एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी, आने जाने के लिए सार्वजनिक संसाधनों का प्रयोग। कहता है हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए सुझाव देना चाहती है कि वे अपने द्वारा कम से कम पर्यावरण को दूषित करें, आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करें। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन का था आपका कि रसीम को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का अनुपालन करें। तो वह है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला में कौन हो जाएगा? रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। दूसरे बात ब्लूप्रिंट तैयार करना। उसके बाद क्या होता है, क्या कहता है आपका देखिए पहला हो जाएगा प्रश्न पत्र का, पहला हो जाएगा आपका जो ऑप्शन है वह रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। दूसरे नंबर पर आ जाएगा कि ब्लूप्रिंट तैयार करना। तीसरे नंबर पर आएगा प्रश्न लिखना। चौथे में हो जाएगा प्रश्न पत्र का संपादन कर देना। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथन का कौन सा सही है? सब कंधे पर देखिए कहता है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वार्षिक क्षमता लगभग 2 कुंटल होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से भी अधिक पत्ते की झाड़ियाँ खा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगी 3 महीने के हाथी के बच्चे का वार्षिक क्षमता 2 कुंटल का होता है। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न के पूछने का उद्देश्य है, याद रखिएगा, देखिए बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, शिक्षार्थियों के कल्पकरण और चिंतक विषय कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन करना, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है आपका जो ऑप्शन दिया बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? देखिए बी नंबर ऑप्शन है इसका। देखिए बी नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कहता है कि शिक्षार्थियों का कल्पनापरक और चिंतापरक कौशलों का विकास करवाना। देखिए कहता है कि यदि 1 महीने के लिए बिजली न आए तो हमारा जीवन किसी प्रकार प्रभावित होगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को बिजली के आने पर परिस्थिति का आकलन करना और विद्यार्थियों को कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना होता है। अब दिखाता है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो वह है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा? अक्टूबर से दिसंबर। दिखाता है कि मधुमक्खी पालन के लिए बिहार भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। इसे पंजाब की सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। बिहार में अक्टूबर से दिसंबर तक की मधुमक्खी पालन की सबसे अच्छी विधि है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ये मैथ है, बना लीजिएगा। दिखाता है कि कोई रेलगाड़ी गांधीग्राम से 16 जुलाई 2014 से ही आपका एग्जाम है। क्या कर देखिए ये मैथ है, आप बना लीजिएगा। अब देखिए अगला 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। देखिए कहता है खेजड़ी वृक्ष के बारे में, क्या वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें अधिक जल की आवश्यकता होती है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग को पतले पाइप से जल भेजते थे। याद रखिए ऑप्शन डी है 1, 2, 3। यानी यह जो वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्र में है यह अधिक जल की आवश्यकता होती है, इसके छायादार वृक्ष और छाया के बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे ईवीएस के किसके ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 2014 के हैं, सितंबर माह के। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल JSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।